हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योगेंद्र शर्मा। प्रीलिम्स का पेपर ओवर हो चुका है और जैसे ही पेपर ओवर होता है उसके बाद हमें पता लगाना होता है कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से कितने आए, क्या ट्रेंड्स रहे और क्या उनके आंसर हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आए आज के एग्जाम में, क्या उनका ट्रेंड्स रहा, किस सेक्शन से आए, कितने इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस थे और उनके एक्यूरेट आंसर। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कल मैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ एनालिसिस करूंगा। अगर मैं दोनों सब्जेक्ट की बात करूं, ऑलमोस्ट 30 to 32 क्वेश्चन हमें इन दोनों सेक्शन देखने को। मैं ये कह सकता हूं ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ पेपर इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और फ्रेंड्स, मुझे जो इस पेपर का एनालिसिस करने पे समझ में आया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूपीएससी का जो व्यू है, जो आउटलुक है टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आती है मेनली थ्री: साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आप देखिए, हमेशा इन तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलिए। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं। एनवायरनमेंट के बहुत सारी चीजें साइंस में आती हैं, साइंस की बहुत सारी चीजें एनवायरनमेंट में आती हैं, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। ज्योग्राफी में चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी हो, वो साइंस की मदद से समझ में आती है और ज्योग्राफी की समस्या हमें टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आती है। आज हम स्पेस टेक को इतना अच्छा समझ पा रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स को इतना अच्छा समझ पा रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का भी रोल है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए और फ्यूचर एस्पिरेंट्स का जो फोकस होना चाहिए, वो सारी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलने वाला हो। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। खास करके कुछ स्टूडेंट टेक्निकल सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया करते थे कि ह्यूमैनिटीज से ही हो जाएगा केवल, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को आज मिला देता हूं तो ऑलमोस्ट 52 क्वेश्चन हमें केवल इन तीन सब्जेक्ट से देखने को मिले। अभी जो ये सेशन होने वाला है, इसके अंदर मैं मेनली डिस्कस करने जा रहा हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। कल वाला जो दूसरा लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसमें मैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें कितने देखने को मिले। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां पर जो डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज फ्रॉम सेट बी, जो आज का पेपर था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दैट इज अराउंड 16+4। इसका मतलब क्या है, मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है? 16 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, उसके अंदर इकोलॉजी एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत टच कहीं कहीं है और बाकी सब्जेक्ट का, लेकिन मेनली जो कोर क्वेश्चंस हमें देखने को मिले दैट इज 16, जो कि काफी ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में, और होगा भी आगे आने वाले टाइम पे। और वहीं जो फोर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये है इंटर रिलेटेड। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, कुछ ऐसे होंगे जहां पे मटेरियल साइंस और मिनरल, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है, उनका कॉन्सेप्ट मिलेगा, और कई जगह एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो उन क्वेश्चंस को भी मैं यहां पर डिस्कस आपके साथ कर रहा हूं। अगर मैं सेग्रीगेट करूं किस तरीके से क्वेश्चन आए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। पिछली बार भी इसी सेक्शन से हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और आपको पता होना चाहिए, इंडिया का जो मेजर मिशन है इस समय टेक्नोलॉजी के, उनमें से वन ऑफ द मिशन इज वेस्ट टू एनर्जी। तो प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, उन्होंने इस समय 11 मिशन हमारे सामने रखे हुए, आउट ऑफ विच वन इज वेस्ट टू एनर्जी एंड वेस्ट टू वेल्थ। उस वजह से आपको देखने को मिल रहा है बैक टू बैक कई सारे क्वेश्चन एनर्जी फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी। और दूसरा कारण, आज एनवायरनमेंट में जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी तो टेक्नोलॉजी में है। तो एनवायरनमेंट को अगर हमें ठीक करना है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, देन व्हाट वी नीड क्लीन टेक्नोलॉजी। इसीलिए आपको एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी से इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो आज के टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इन्वायरमेंट, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी को कराता हूं, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट की जो मेरी सब्जेक्ट है उसके अंदर मैं उससे रिलेटेड पॉलिसीज को डिस्कस करता हूं। कुछ इस तरीके से मैं इसको डिस्कस करता हूं और बहुत उसका अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट नोट से कुछ यहां देखने को। देन उसके बाद मटेरियल साइंस, हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले। बहुत टाइम से मैं बच्चों से, अपने स्टूडेंट से बोल रहा था कि क्रिटिकल मिनरल पे क्वेश्चन आएंगे आएंगे, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर से अगेन एंड अगेन क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो रही है। वहां से क्वेश्चन बनने थे, पहले भी बन रहे थे और अभी भी आ रहे हैं। इस बार थोड़े हमें ज्यादा देखने को मिले। इससे पहले हमें क्रिटिकल मिनरल से क्वेश्चन एक या दो देखने को मिलते थे। हालांकि क्वेश्चन तो अभी भी दो हैं डायरेक्ट क्रिटिकल मिनरल से, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें बैटरीज टेक्नोलॉजी के अंदर, इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है या एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी है, उन सभी के अंदर भी हमें उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला। स्पेस टेक्नोलॉजी से हमें देखने को मिले 2 क्वेश्चन।
रोबोटिक्स से हमें देखने को मिला एक क्वेश्चन। मैं ड्रोन्स को रोबोटिक्स में पढ़ाता हूँ। रोबोटिक्स का जो एप्लीकेशन होता है डिफेंस टेक का, वहाँ पर मैं ड्रोन्स, यूएवीज़ इन सबको कवर करता हूँ। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको जनरली मैं एनवायरनमेंट के साथ कराता हूँ और वहाँ से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले। डिफेंस टेक से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले। अब तो हर साल डिफेंस टेक से 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आईसीटी, यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले। थोड़ा कम थे, लेकिन यस बढ़िया क्वेश्चन थे। क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन से आईआर 4.0 की जो टेक्नोलॉजी है वहाँ से हमें कुछ बायोलॉजी से क्वेश्चन आया सीधा वायरस के ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसे पढ़ाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, ऑल्दो आने चाहिए थे, बट कोई नहीं, आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल जाएंगे। इंटर रिलेटेड हमें देखने को मिला ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो मोटे मोटे तौर पर कह सकता हूं मैं ऑलमोस्ट 1/5 जो पेपर है आपका, दैट इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरी हाथ जोड़ की विनती है सारे एस्पिरेंट्स से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना सीखिए और अपने टीचर से बोलिए कैसे पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाइए। इस सब्जेक्ट को एक स्कैटर्ड करंट अफेयर वाली सब्जेक्ट ना बना दे, जो कि बना दिया है सभी ने। मेरा सभी टीचर से ये कहना है कि ये सब्जेक्ट केवल करंट अफेयर नहीं है। आप ये कह सकते हो कि इस वजह से, इस सब्जेक्ट की वजह से करंट अफेयर बनता है। आप इस बात की गहराई को समझिए। अगर आपको आइडिया है कि क्या इनोवेशन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से तो करंट अफेयर बनेगा। तो ऐसे कहना बंद करिए कि करंट अफेयर से साइंस टेक है, ऐसे कहना चालू करिए साइंस टेक से बहुत सारा करंट अफेयर बनता है। तो एस्पिरेंट्स टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट को कराना। अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं करा पा रहे हैं, तो उन्हें फोर्स कीजिए, उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर कीजिए। ये नहीं कि बायोलॉजी को ही कराए जा रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन तक बायोलॉजी चल रही है, जबकि कराना क्या है, आपको वो चीजें करानी है बायोलॉजी की जिसका कनेक्शन आज के टाइम पे चेंजिंग वर्ड्स के साथ है। टेक्नोलॉजी में जहां जहां बायोलॉजी की जरूरत पड़ती है उतना कराइए। केमिस्ट्री में आप कुछ भी नहीं कराने लग जाइए, आप केमिस्ट्री में वो कराइए जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला पार्ट ज्यादा कराइए। फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसे अच्छे से कराइए, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट आपको हीट बजट, ज्योग्राफी, एस्ट्रोफिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स और इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर और डिफेंस टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है, रेडार में देखने को मिलता है, सोनार्स में आपको वेव्स वगैरह के बारे में जानकारी होगी तो अच्छा समझ में आता है। तरीके से पढ़ाना है। अब मैं वन बाय वन करके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको, क्या उनका आंसर होना चाहिए, किस तरीके से मैं क्लास में उसको कराता हूं, उन सारे पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से देखिए, मैं सेट बी को डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां जो नंबरिंग देखने को मिल रही है वो आपको सेट बी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। जो नंबरिंग सेट बी में है वही आपको देखने को मिलेगा यहां पर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो सेट बी का पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है हमारा EHT यानी कि एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी का पहला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी वो व्हीकल्स जिनमें बैटरी होती है और बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर को चलाया जाता है और इलेक्ट्रिक मोटर से आपका जो गाड़ी है वो प्रोपेल होता है, वो आगे की तरफ धकेला जाता है। सेकंड इज द हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसका मतलब फ्यूल सेल का यूज होता है जिसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, एयर का यूज किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उससे इलेक्ट्रिक मोटर को रन किया जाता है और व्हीकल आगे फॉरवर्ड होता है। उसके बाद फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, इसका मतलब है वी आर यूजिंग द फ्यूल सेल्स एंड एट द सेम टाइम वी आर आल्सो यूजिंग बैटरीज। और आपसे पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड एज ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस टॉपिक को हम कहाँ करते हैं, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कर रहे होते हैं और वहां पर जब हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, वहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है। रिलेटेड फेम इंडिया स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, FAME के कई सारे फेजेस चलते हैं, फेज 1, फेज 2 जो कि कंप्लीट हो गया, अभी फेज 3 स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। तो इन सभी के अंदर ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन सिस्टम्स की बात की जाती है। इसका मतलब समझिए, जब कभी भी पावर ट्रेन व्हीकल्स की बात होती है, इसका मतलब वो सिस्टम जिसकी वजह से व्हीकल चलता है। तो जनरली जो कन्वेंशनल पावर ट्रेन सिस्टम है उसका मतलब क्या हो गया, पेट्रोल और डीजल वाले जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं उन्हें जनरली बोला जाता है कन्वेंशनल पावर ट्रेन इंजन। लेकिन यहां पे बात क्या हो रही है, ऑल्टरनेटिव के अलावा। सो ऑल्टरनेटिव के अंदर आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूल सेल व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स। इसका मतलब सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 3, ठीक है ना। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि नॉन कन्वेंशनल पावर ट्रेन व्हीकल्स को ही बोला जाता है ऑल्टरनेटिव व्हीकल्स, दैट मींस दे आर नॉट यूजिंग इंटरनल कंबशन इंजन बट दे आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसमें बैटरीज, फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको ऑल बैटरी व्हीकल्स भी बोला जाता है या ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोला जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल
इलेक्ट्रिक हाइब्रिड का मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन भी है, लेकिन साथ में बैटरीज वगैरह भी लगी हुई है, तो थोड़ा लोड उस पर जाता है, थोड़ा लोड उस पर जाता है। तो जब कभी भी हाइब्रिड की भी बात होगी, तो उसे भी हम ऑल्टरनेटिव के अंदर ही रखते हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन का सी, जो कि बी सेट का है। चलिए, सेकंड सेकंड आपको ड्रोन से पूछा गया, और ड्रोन का जो क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी के अंदर आएगा। ये क्वेश्चन आपका कई जगह पर आपको डिफेंस में करा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी क्लास में रोबोटिक्स का जो एप्लीकेशन होता है उसके अंदर यूएवी, यूसीएवी और ड्रोन, इन सारी चीजों को कराता हूँ। अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इन सभी को मैं कराता हूँ रोबोटिक्स के। यहाँ पूछा गया कि ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज, ड्रोन मान लीजिए, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रोन कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। नहीं, वर्टिकल लैंडिंग हर कोई नहीं कर सकता। जिसके पास फिक्स्ड विंग होती है उसे रनवे चाहिए होता है लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए, जस्ट लाइक अ प्लेन। तो इस वजह से हाइपरबोलिक स्टेटमेंट हो गया। सेकंड, ऑल टाइप्स ऑफ यूवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। होवरिंग का मतलब होता है रुक जाना एयर के अंदर। नहीं, ऑल टाइप नहीं कर सकते। जो रनवे वाले, जो फिक्स्ड विंग वाले ड्रोन्स हैं, जो यूएवीज हैं, उन्हें लगातार चलते रहना होता है इन दी फॉरवर्ड मोशन। तो ये भी गलत हो गया आपका, और दूसरा भी गलत। ऑल टाइप्स ऑफ यूवी कैन डू बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। साफ साफ गलत हो गया। अरे, पावर सप्लाई के लिए दे कुड यूज इलेक्ट्रिक बैटरी, दे कुड आल्सो यूज सोलर पैनल्स, इंटरनल कंबस्शन इंजन हो सकता है, फ्यूल सेल हो सकता है। तो केवल एक ही सोर्स नहीं है रन करने के लिए, पावर के लिए, ठीक है ना? ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो यहां पर आपको टू टाइप्स ऑफ यूएवीज देखने को मिल रहे हैं। ये है फिक्स्ड विंग वाला, फिक्स्ड विंग का नाम है घातक। इंडिया का यूसीएवी है, कॉम्बैट व्हीकल की कैटेगरी में। ऐसे जो भी है, इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई, तो इसमें बहुत सारे यूसीएवी और यूएवीज का यूज करा गया फिक्स्ड विंग वालों का, जो मूव करते हैं, ठीक है ना? वहीं पे जो आपने जो मेनली सर्विलेंस वगैरह करने के लिए, या फिर शादी और इन सब में आपने देखा होगा, जो होवर करते रहते हैं एयर के अंदर, वो जनरली इस तरीके के रोटेटरी उन पे फैन लगे रहते हैं, और ये सीधा का सीधा वर्टिकल ही टेक ऑफ करते हैं और वर्टिकल ये लैंड कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर रनवे चाहिए होता है ना? दैट्स व्हाई ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन वापस से आया, एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एचटी। क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। उनका सॉल्यूशन कहां पर छुपा हुआ है? ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स में, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। पूछ लिया आपसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होते हैं, यानी मेनली व्हाट टाइप्स ऑफ बैटरी वी आर यूजिंग? लिथियम आयन बैटरीज। आपको पता होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एग्जाम मिनिस्ट्री का जो चैनल था, और मैंने अपने चैनल पे भी, जहाँ पर मेरी हमारी जो कोचिंग है, वहाँ पे मैंने लिथियम आयन बैटरीज को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने ई वेस्ट को डिस्कस किया था 1-2 दिन पहले वाली क्लास। लिथियम आयन बैटरी को जब मैंने डिस्कस किया, तो मैंने खुल के बताया था इलेक्ट्रोड्स के बारे में, और क्लास के अंदर भी मैं लिथियम आयन बैटरीज को डिस्कस करता हूँ, तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताता हूँ, कैथोड और एनोड के बारे में बातचीत करता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स कहते होंगे, सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, कैथोड एनोड की क्या जरूरत है? देख लीजिए, आपके सामने रहा क्वेश्चन। एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि हियर वी हैव वेरियस एलिमेंट्स। आपसे पूछा कि कैथोड बनाने में किसका यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए बैटरी में कैथोड और एनोड का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज की बात करते हैं, लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं, यानी वो बैटरी जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, इन बैटरीज में जो एनोड होता है, वहां पर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। और वहीं जो कैथोड होता है, कैथोड में आपको देखने को मिलता है रिडक्शन, है ना? इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को बेटर समझ में जब आपको आता है, जब आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को समझ रखा है, जब आपको सॉरी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं, आपको केमिस्ट्री को समझ रखा है, रेडॉक्स रिएक्शंस को समझ रखा है। तो जब भी हम एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजीज को पढ़ाते हैं, तो मैं क्लास में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स का गेन, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, ये सारी चीजें आपको पढ़ाता हूं। तो कैथोड ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसका रिडक्शन होता है। और वही एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि बैटरी के अंदर जो कैथोड है वो किससे बना हुआ होता है। तो देखिए, अभी कल परसों वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया था डिस्चार्जिंग वाला केस। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रोड आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो डिस्चार्जिंग में क्या देखने को मिलता है? तो ये ग्रेफाइट वाला इलेक्ट्रोड है, जिसे एनोड बोला जाता है। एनोड से ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और कहां पहुंचते हैं? कैथोड की तरफ। ये कैथोड है। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और एनोड से जो लिथियम आयन है, जो कि ड्यूरिंग चार्जिंग इकट्ठा हो गए थे, वो सारे के सारे लिथियम आयन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जाएंगे कैथोड की तरफ। तो कैथोड आपसे पूछा गया, और कैथोड किसका बना होता है? लिथियम मेटल ऑक्साइड का। लिथियम मेटल ऑक्साइड। तो मैंने उस दिन क्लास में भी बताया था, और अपनी जो ऑफलाइन क्लासेज है वहां पे मैंने कई बार डिस्कस किया है, लिथियम मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल हो सकता है अदर देन लिथियम, वो कोबाल्ट हो सकता है, वो आपका सीओ हो सकता है कोबाल्ट, वो आपका मैंगनीज हो सकता है Mn,
वो आपका निकल हो सकता है, वो आपका आयरन हो सकता है, ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो एग्ज़ामिनर ने आपसे क्या पूछा? एग्ज़ामिनर ने पूछा कि कौन-सा कैथोड में होगा, तो ग्रेफ़ाइट को उड़ा दीजिए। बाकी सारे कोबाल्ट, लिथियम, निकल ये सारे हो जाएँगे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा तीसरे का सी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का सीधा-सीधा पार्ट देखने को मिलता है। बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं प्लास्टिक से, बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। पूछा गया सिगरेट, बट, आई ग्लासेस, कार टायर्स इन सब के अंदर प्लास्टिक है या नहीं है? डेफिनिटली सभी के अंदर प्लास्टिक है। अगर मैं बात करूँ आई ग्लास लेंसेज़ की, तो इसके अंदर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होता है। कार जो टायर्स होते हैं उसके अंदर सिंथेटिक रबर्स होती है जो कि प्लास्टिक के ही पॉलीमर्स हैं। जब सिगरेट बट्स की बात होती है तो इसके अंदर भी सेलुलोज एसिटाइल की जो हमें देखने को मिलता है जो कि एक प्लास्टिक का ही फॉर्म है। तो जब आप सिगरेट की बात करते हैं तो सेलुलोज एसीटेट का यूज़ होता है, और वहीं आई ग्लासेस में पॉलीकार्बोनेट, और कार टायर्स में आपको सिंथेटिक रबर जो कि प्लास्टिक के ही पॉलीमर है। इसका मतलब सभी में प्लास्टिक्स मिलती हैं, और वो कंसर्न भी है। टायर जब जलता है तो कंसर्न है क्योंकि प्लास्टिक बर्न हो रहा है। आई ग्लासेस की जो ये फैक्ट्रीज होती है वहाँ से काफ़ी सारा प्लास्टिक पॉल्यूशन इसलिए पूछा एग्जामिनर ने। और सिगरेट के जो बट होते हैं वो डिग्रेड होते ही नहीं है। सॉइल में पड़े हैं तो वहाँ पर है, प्लास्टिक वेस्ट है। वो अगर ओशन में चले गए तो वो वहाँ जाके प्लास्टिक वेस्ट ही बनते हैं। आंसर क्या रहेगा? सारे स्टेटमेंट ठीक है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा फोर्थ का ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री। एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, तो इस बात को ध्यान से समझिए। अब वो दौर आ चुका है कि जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक को भी अलग नहीं पढ़ेंगे। आप इनको 2 यूनिट नहीं मानेंगे, ये एक ही यूनिट है। एक यूनिट में लेके चलना है। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं जनरली बोलता हूँ मैं केमिस्ट्री को एनवायरनमेंट से पहले चालू करूँगा, क्योंकि बहुत जुड़ चुका है एनवायरनमेंट केमिस्ट्री, और एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे रोल देखने को मिलते हैं उसको, और यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी में उसका रोल देख रहे हैं। पूछा गया आपसे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। आना ही था, क्लास में भी हमने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अ मिशन रिलेटेड टू कोल गैसिफिकेशन। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू प्रोड्यूस 100 मिलियन टन ऑफ we have to do 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय द ईयर ऑफ 2030। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये मिशन को लॉन्च किया है। तो कोल गैसिफिकेशन के थ्रू आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखिए वैसे तो कोल गैसिफिकेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? सिन गैस, दैट इज व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बहुत मीथेन, इथेन, अदर गैसेस। तो मेन मेन जो गैस होती है वो तो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। उसके अलावा कई सारी हमें एक्स्ट्रा गैसेज भी देखने को मिलती है। बट यस, विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, व्हाट वी कैन डू, हम कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं, कई सारी चीजें बना सकते हैं। आपसे उसने डायरेक्ट पूछा ही नहीं सिन गैस के बारे में, आपने उससे ये पूछ लिया कि किसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसका मतलब यू हैव एन आइडिया रिलेटेड टू द कोल लिक्विफेक्शन टेक्नोलॉजी, फिशर-ट्रॉप्स प्रोसेस, हेबर-बॉस प्रोसेस। ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं, जो कि जनरली हम सब एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, मैं अपनी क्लासेस में सारी चीजें कराता हूँ। फिशर-ट्रॉप्स प्रोसेस हो गया, हेबर-बॉस हो गया, या फिर बॉस मीजर जो प्रोसेस है, इन सारी प्रोसेस, या कोल लिक्विफिकेशन, डायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन, इनडायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन, ये सारी चीजें आपकी न्यूज़ में बनती है। ये सिलेबस का पार्ट है और यहाँ से कुछ को मिल रहा है। ठीक है? तो देखिए, बहुत सारी पीआईबी और ये सब मेरी क्लास की स्लाइड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से पीआईबी को सिलेबस के साथ जोड़ा जाए, हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को। तो कोल गैसिफिकेशन के बारे में बातचीत हो रही है। 2030 तक हमें क्या करना है? 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफाई करना है। एक्स सितु, इन सितु दोनों तरीके होते हैं। एक्स सितु का मतलब कोल को बाहर निकालिए, फिर उसको सिन गैस में कन्वर्ट कीजिए, और इन सितु का मतलब जो कोल माइन है उसी के अंदर कोल को कन्वर्ट कर दीजिए इन व्हाट? सिन गैस। तो करना क्यों है? क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न है ना, उनको ठीक करना है। तो क्या मिलेगा आपको? मैंने बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज। कैसे किया जाता है? कोल गैसिफिकेशन के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। एज अ रिजल्टेंट वी हैव अ सिन गैस। अब सिन गैस आपके पास आ गया, अब इससे क्या क्या बनाया जा सकता है? देखिए बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, और हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बन सकता है। सिनगैस और यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की मदद से आप क्या बना सकते हो? मेथेनॉल। के अलावा आप क्या बना सकते हो? एथेनॉल। अब इथेनॉल के तो कई सारे प्लांट भी एस्टेब्लिश करने की सोच रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कोल गैसिफाई कीजिए, सिनगैस बनाइए, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एंड वाटर इन सब का रिएक्शन करके क्या बनाना है आपको? एथेनॉल बनाइए, फिशर-ट्रॉप्स प्रोसेस लगाइए। ठीक है? तो ये सारी चीजें हो रही है। तो मेथनॉल बनता है, एथेनॉल बनता है, ऑलिफाइन्स वगैरह बनाए जाते हैं, डाइमिथाइल ईथर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इस तरीके के जो केमिकल्स हैं, सिंथेटिक केमिकल्स, उनको जो सिन गैस में अवेलेबल जो गैसेज हैं उनको लिक्विफाई करके
और उनके रिएक्शंस करा के आप अचीव कर सकते हैं। अब उसके बाद आइए देखिए, H2 इज अ पार्ट ऑफ सिनगैस, और H2 से ही क्या कर सकते हो आप, नाइट्रोजन के साथ मिला के आप क्या बना सकते हो, अमोनिया। हैबरबॉश प्रोसेस, अमोनिया से ही आप यूरिया बनाओगे। तो फर्टिलाइजर के अंदर जब आप यूरिया की बात करोगे, जब आप डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करोगे, ये सारी चीजें कैसे बन रही हैं, ये बन रही हैं क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन आ गया बिकॉज ऑफ द कोल गैसिफिकेशन। ऑल्दो दिस हाइड्रोजन इज नोन एज ब्राउन और ब्लैक टाइप ऑफ हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के लिए सस्टेनेबल की साइड में नहीं आता है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट कोल को बर्न करने से तो अच्छा है आपके पास कम से कम हाइड्रोजन होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एग्जामिनर ने आपको कैसे घुमाया, आप अमोनियम नाइट्रेट बना सकते हैं। सिनगैस अगर आपके पास है, उसमें से हाइड्रोजन को अलग कीजिए, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ जब आप नाइट्रिक एसिड को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट। एंड अमोनियम नाइट्रेट इज एन एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव है आपका अमोनियम नाइट्रेट। यानी आप कोल गैसिफिकेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप अमोनियम नाइट्रेट बना सकते हो, नाइट्रोग्लिसरीन नहीं। और पीछे देखिए क्वेश्चन में आपके सामने क्या रखा गया है, नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी क्या है, एक एक्सप्लोसिव। लेकिन इस एक्सप्लोसिव को देखिए, इसके अंदर क्या क्या है, नाइट्रो प्लस ग्लिसरीन यानी कि ग्लिसरॉल और उसके साथ नाइट्रिक एसिड है। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल यहां से नहीं बनता। ग्लिसरॉल के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको ट्रांसएस्टरिफिकेशन कराना पड़ेगा। पहले आपके पास होना चाहिए अल्कोहल यानी कि मेथनॉल या एथेनॉल, उसको आप फैट के साथ रिएक्शन कराइए, तब आपके पास ग्लिसरॉल आएगा। ग्लिसरॉल को आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराइए, तब जाके आपका बनेगा नाइट्रोग्लिसरीन। तो इतना ज्यादा इंटेंजिबल यूपीएससी मुझे नहीं लगता रखने वाला है। वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करना चाहती है आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ सिनगैस फ्रॉम द कोल गैसिफिकेशन। तो वहां पर अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव की तो बात हुई है, बट वहां पर नाइट्रोग्लिसरीन की बात नहीं हुई, वो बहुत ज्यादा दूर का हो गया। वहां पे बहुत सारी रिएक्शंस को करना पड़ेगा हमें। प्लस हाइड्रोजन हो गया, स्टील मेकिंग के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो हो गया। प्लस फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी कई सारे यूजेस हो सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आंसर आपका हो जाएगा एथेनॉल इज करेक्ट, यूरिया इज करेक्ट, बट नाइट्रोग्लिसरीन इज नॉट करेक्ट, दैट मीन्स ओनली 2। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवे का डी। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि रिसेंटली जब आप न्यूज देखते हैं, मीडिया देखते हैं, तो CL20, HMX और LLM 105 इन सब के बारे में सुनते हैं। लोगों को लग रहा होगा एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कहां से आ गया, लेकिन मैं अपनी क्लासेज में जब डिफेंस टेक्नोलॉजी कराता हूं, ये डिफेंस टेक के अंदर मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो डिफेंस टेक में मैं कराता हूं बॉम्बिंग एंड देयर टाइप इन रीसेंट टाइम। तो यहां पर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कन्वेंशनल बॉम्बिंग एंड थर्मोबारिक बॉम्बिंग किस तरीके की होती है, EMP बॉम्बिंग क्या होते हैं, सारे बॉम्ब प्लस न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, वो तो आगे हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। तो जब हम कन्वेंशनल बॉम्ब की बात करते हैं, इसका मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, यहां पर हम केमिकल्स का यूज करेंगे टू प्रोड्यूस शॉकवेव और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, सेटल हो चीजें और फायर वगैरह हो, धमाका हो। तो RDX हो गया, HMX हो गया, गन पाउडर हो गया, TNT हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ये सारी चीजें वो केमिकल्स है जिनका यूज किया जाता है कन्वेंशनल बॉम्ब बनाने के लिए। अब एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इंडिया में भी कई सारी चीजें चल रही हैं, DRDO बना रहा है कई सारे एक्सप्लोसिव बॉम्ब के लिए, यहीं पर यहाँ की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो बना रही है, न्यूज में आ रहा है। चाइना ने अभी रिसेंटली CL20 है, इनके बहुत बड़े स्केल पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। तो ये सारी चीजें न्यूज में बनी हुई हैं। इसका मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा किससे हो गया, मिलिट्री वेपन्स के अंदर जो एक्सप्लोसिव होते हैं, कन्वेंशनल बॉम्ब, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। अब एक बात और देखिए, 2009 का क्वेश्चन देखिए, 2009 के क्वेश्चन में भी उन्होंने एक्सप्लोसिव पूछा हुआ है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नहीं होता, मर्क्यूरी ऑक्साइड नहीं होता, आपका ग्रेफाइट नहीं होता, नाइट्रोग्लिसरीन है। इसका मतलब नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में भी देखिए, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी नाइट्रोग्लिसरीन था, 2009 का जो क्वेश्चन था उसमें भी नाइट्रोग्लिसरीन है। तो अगर आप पीवाईक्यू करते हैं और पीवाईक्यू के गलत ऑप्शन सही ऑप्शन ऑप्शन सभी को देखते हैं, तो आपका जो दायरा है, जो होराइजन है, वो बढ़ जाता है और आप इजीली क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो याद रखिए, पीवाईक्यू बेहतर कुछ भी नहीं है। पीवाईक्यू कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए। मैं हमेशा अपनी क्लासों में हर क्लास के साथ पिछले 10 से 15 20 साल तक के जो पीवाईक्यू है वो साथ-साथ कराता हूँ। मुझे उसका कारण पता है, आपके पेपर के 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू से हो जाते हैं। ये बात मैं एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा। सच में 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू से हो जाते हैं अगर आपने पीवाईक्यू को सच में किया है। अब जैसे ये 2009 का क्वेश्चन था, एक्सप्लोसिव के ऊपर है, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह यहाँ पर आ रखा है, तो वहीं थोड़ा-सा एक्सप्लोसिव को समझ लीजिए, तो आपके लिए ये कोई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो छठवां है, उसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये सारे के सारे जो न्यूज़ में सुनने को मिलते हैं, ऑल दीज़ थिंग्स आर द एक्सप्लोसिव व्हिच आर यूज्ड इन द मिलिट्री वेपन्स, यानी कि क कन्वेंशनल बॉम्ब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, सेट बी,
आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईआर 4.0 का क्वेश्चन है। देखिए, ये तो मैंने अपनी प्रीलिम्स की क्लासों में भी बताया था और अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था कि मेजोराना और विल्बो अभी रिसेंटली गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटर के लिए चिप्स बनाई हैं। उसका मतलब क्या है कि इन क्वांटम कंप्यूटर वी आर यूजिंग द क्यूबिट्स फॉर द प्रोसेसिंग पर्पस, बट क्यूबिट्स आर नॉट स्टेबल most of the time. So what they produced, Google and Microsoft recently, they made different types of chips. One is Wilbo from Google side and one is Majorana from the Microsoft side. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि we made stable qubits at normal room temperature, at normal conditions. तो अगर qubits stable हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? आपको बेटर प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी, आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो एरर फ्री हो जाएंगे, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। तो डेफिनेटली इस तरीके की जो चिप्स हैं उनका यूजेज क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर किया जाता है। बट यस, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अमेजॉन वेब सर्विसेज। जो मेजोराना 1 चिप है वो किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला आईसीटी का ही पूछ लिया उन्होंने, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। बहुत इजी स्टेटमेंट है। एआई जो सबसे ऊपर बड़ा सबसेट होगा दैट इज एआई, उसके भीतर आएगा मशीन लर्निंग, देन वी हैव आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, देन वी हैव अ डीप लर्निंग। इसको तो हम डिटेल में पढ़ते हैं चाइल्ड एनालॉजी के साथ कि क्या एआई है, उसको कनेक्ट कीजिए विद चाइल्ड एनालॉजी। व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज डीप लर्निंग, व्हाट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज कंप्यूटर विजन। इन सारी चीज़ों को मैं क्लास में डिटेल में कराता हूँ। ठीक है, ये मेरी क्लास के नोट्स थी, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया मेजोराना 1 क्वांटम चिप और टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स है, अ न्यू टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर उन्होंने बोला। और ऐसा बोला जा रहा है कि सुपर स्टेबल मटेरियल हमने बना लिया है, इसका मतलब क्वांटम कंप्यूटर बेटर वर्क कर पाएंगे। एक तो बना था विल्वो जो कि गूगल लेके आया और दूसरा है आपका मेजोराना जो कि माइक्रोसॉफ्ट लेके आया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी आपका। ठीक है ना? जैसा कि यहाँ चार्ट में भी देख पा रहे हैं, एआई, देन मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर क्या होते हैं? डीप न्यूरल नेटवर्क होते हैं। डिटेल में आगे आने वाली क्लासों में मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस साल के एंड तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लगभग सारा सिलेबस, सारा मतलब सारा, जो भी उसका इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो कुछ भी है, मैं आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूँ। यहाँ पर प्लस एग्जाम मिनिस्ट्री चैनल है, वहाँ पर दोनों चैनलों पर आपको बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरमेंट इकोलॉजी से इंटर रिलेटेड ज्योग्राफी और डिजिटल इकोनॉमी के साथ इंटर रिलेटेड जो न्यूज़ है उन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस। जरूरी है कि लोगों को आइडिया तो हो कि किस तरीके से पढ़ना है। अभी तक पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, करंट 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 बना दिया, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी में आपसे पूछा गया कि विद रेफरेंस टू दी मोनोक्लोनल, तोड़ दीजिए, जब कुछ समझ में आए तो तोड़ दीजिए। क्लोनल का मतलब क्लोनिंग की गई है और क्लोनिंग कहाँ की जाती है? लैब के अंदर की जाती है। तो पहला पॉइंट तो यही समझ में आ गया। मोनो का मतलब होता है रिलेटेड टू वन, सिंगल। ठीक है, एंटीबॉडीज आप जानते हो, एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? दे आर दी प्रोटीन्स। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि एंटीबॉडीज आर व्हाट? दे आर प्रोटीन्स। और वो कब वर्क करती हैं, कब स्टिमुलेट होती हैं, कब वो एक्टिव हो जाती हैं? व्हेनेवर एंटीजन एंटर इनटू बॉडी। एंटीजन का मतलब क्या हो गया? कोई भी पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, कोई डिफरेंट ब्लड ग्रुप आ गया, फंगस, पैरासाइट, इस तरीके की चीजें आती हैं, तो उनकी जो सरफेस पर, उनकी सेल की या उनके एनवलप की जो सरफेस पर जो प्रोटीन्स होती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए ऑल दीज थिंग्स आर एंटीजन। उन एंटीजन्स को एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करती हैं, या मैं ये कह सकता हूं हमारी बॉडी की जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसके अंदर वी हैव अ ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेल मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स, वहां पर ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स यानी कि जो बी सेल्स होती हैं, बीडब्ल्यूबीसीज होती हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं अगेंस्ट अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन्स। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो यस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लैब में जब बनाई जा रही है तो इसका मतलब नेचुरल जो एंटीबॉडीज हैं उनकी हूबहू कॉपी बनाई जा रही है उन प्रोटीन्स की इन लैब। का मतलब कोई डिजीज ऐसी होगी जिसको कुछ लोग तो उससे ठीक हो गए, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, लेकिन कई सारे लोगों की बॉडीज में एंटीबॉडीज नहीं बन रही। तो जो लोग ठीक हुए हैं उनके एंटीबॉडीज को समझिए, उसके स्ट्रक्चर को समझिए और उसकी हुबहू मिमिक करके बना दीजिए आप लैब के अंदर। दैट थिंग विल बी नोन एज दी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आज से 2 साल पहले जब मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में था तो हमने कई बार क्लास में क्वेश्चन पूछा करते थे M102.4 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये क्वेश्चन जनरली 2023 में पूछा जाता था, अक्टूबर के आसपास न्यूज में बना हुआ था। उस समय निपा वायरस फैला हुआ था। निपा वायरस की सिंथेटिक एंटीबॉडीज को ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, जिनका नाम था M102.4, यानी M का मतलब मोनोक्लोनल को बता रहा है, निपा वायरस के लिए उसका यूज होगा। इंडिया ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वी नीड एंटीबॉडीज, हमें ये दीजिए जिससे कि हम उन पेशेंट्स में ट्रांसफ्यूज कर सकें निपा वायरस से ठीक
नहीं हो पा रहे थे, ठीक है? तो यस, दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड द स्पेसिफिक एंटीजन। तो बिल्कुल याद रखिएगा, कोई भी एंटीबॉडी होती है, वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होती है, उसको वो बाइंड करती है और उसे सप्रेस कर देती है। और यहाँ पर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज होता है, वो जनरली हमें 2 डिजीजेज के केस में देखने को मिला। पहला तो निपा वायरस और दूसरा हैंड्रा वायरस। ये सारी की सारी जो न्यूज़ है वो 2023 की है। इसका मतलब करंट से आगे बढ़ के चीज़ें चली गई है। करंट नहीं, कंटेम्परेरी अफेयर हो गया है। लास्ट 2-3 साल से जो चल रहा है, स्टैटिक का पार्ट बन गया है जो, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? सारे स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। यहाँ जो आपको देखने को मिल रही हैं वो है एंटीबॉडीज़, और ये एक वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी मान लीजिए, इसकी सरफेस पर जो प्रोटीन्स हैं, वो एंटीजन हो गए। इनके साथ ये अपने आप को बाइंड करते हैं, एक्टिविटी हो इम्यूनिटी अब एक्टिव हो जाती है और ये इनको सप्रेस कर देता है। तो आंसर होगा 8th का डी। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बायोलॉजी का पूछा गया आपसे। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशनिक वाटर। गलत बात। अरे ओशनिक एनिमल्स, इन सबको भी तो वायरस इन्फेक्ट करते हैं ना। वायरस कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। वायरस तो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी है। होस्ट मिल जाए तो जिंदा हो गया, होस्ट नहीं मिला है तो कुछ भी नहीं है। होस्ट का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो टेरेस्ट्रियल रीजन पे हो, चाहे ओशियनिक रीजन पे हो, चाहे कहीं भी हो। वायरस अगर होस्ट में चला गया तो वायरस सर्वाइव कर जाएगा, तो बिल्कुल कर जाएगा। ओशियनिक वाटर के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाले वायरस में से एक, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये वायरस आपको वाटर बॉडीज में दिखेगा, और यही वायरस है जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आगे, नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। साफ साफ गलत हो गया। जब वायरस बॉडी में एंटर करता है, हमारी सेल्स में एंटर करता है, तो अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर देता है। हमारा डीएनए के साथ जैसे ही वो इंटीग्रेट होगा, देन व्हाट विल हैपन? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए देन फाइनली जीन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वहां पे हुआ क्या? वायरस ने अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे डीएनए के साथ जोड़ा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी ने वायरस का जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे मैसेंजर आरएनए के अंदर पहुंचा दिया। एज अ रिजल्टेंट, जब जीन एक्सप्रेस होगा तो वायरस की प्रोटीन्स भी हमारी सेल्स बना देंगी। तो बिल्कुल चेंज कर देता है सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटीज होस्ट को। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो देखिए, ये आपका एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वाटर बॉडीज में रहता है। तो दोनों के दोनों ऊपर के स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। और जब कोई वायरस सेल में एंटर करता है, तो उसके बाद क्या करता है? वो अपने आरएनए डीएनए को हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इन्फेक्ट करेगा, चेंज कर देगा, और उसके बाद अपनी प्रोटीन्स को बनवा लेगा हमारी सेल से ही। इसका मतलब सारे ऑप्शन हो जाएंगे इसके अंदर गलत, और आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। तो जो 9वां है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 10वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन किसके बारे में? एक्टिवेटेड कार्बन। क्वेश्चन को आप डाल सकते हो एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दोनों के बीच में, ठीक है? जब भी हम एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो बहुत सारे वेस्ट के बारे में बात होती है। तो कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको बाय द प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस और बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन वी कुड कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ बायोचार। एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर जो वेस्ट है, उस वेस्ट से वैल्यूएबल मटेरियल बनाने के लिए कई सारी टेक्निक को पढ़ा जाता है, जैसे पायरोलाइसिस, ठीक है, गैसिफिकेशन, टोरिफिकेशन। तो वहां पर क्या करने की कोशिश की जा रही है? कार्बन कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है वेस्ट के अंदर, और उसको फर्दर यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे पायरोलाइसिस में हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो बायोमास वेस्ट होता है, उसी से हम क्या बना लेते हैं? उससे हम बायोचार बना लेते हैं, उससे हम बायो क्रूड ऑयल बना लेते हैं, उससे हम सिनगैस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेनली बात किसके बारे में हो रही है? एक्टिवेटेड कार्बन। अभी थोड़ी देर में और बताऊंगा। तो इसका मतलब इसका कनेक्शन एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ तो है ही, प्लस साथ में केमिस्ट्री के साथ भी है। तो वो कैसे समझते हैं? पूछा गया, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल्स फॉर रिमूवल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमिडिएट कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्री। देखिए, जब कभी भी वाटर पॉल्यूशन की बात होती है, तो बहुत ही जिक्र होता है, इन कॉमन है बहुत ज्यादा, कि वाटर पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए वी नीड फिल्टर्स, और फिल्टर के अंदर लगा होता है एक्टिव कार्बन फिल्टर। आपके घर के अंदर भी आपने सुना होगा ना कि आरओ के अंदर इसमें एक्टिव कार्बन फिल्टर है। आप बाजार जाते हैं, ऐसे ही फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट में जो हैवी मेटल्स होते हैं, क्या मेटल्स होते हैं? हैवी मेटल्स। उन हैवी मेटल्स को रिवर्स में ना मिल जाए, वो ओशन में ना मिल जाए, तो उनको रोकने के लिए भी यूज एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स। इसका मतलब यह है कि उन फिल्टर से जब वाटर जाएगा, तो उसमें जो हैवी मेटल्स हैं वो कार्बन के साथ चिपक जाएंगे, उनका एड्जॉर्प्शन हो जाएगा और वो वहीं रह जाएंगे, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिस्ट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड ए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एड्जॉर्ब। एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब। एड्जॉर्ब का मतलब चिपक जाना किसी की सरफेस पे, एब्जॉर्ब का मतलब समाहित हो जाना। तो यहां पर एड्जॉर्ब होता है, ठीक है, हैवी मेटल्स। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट 3,
एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज फ्रॉम द एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। इसका मतलब जैसे कि बागैस के बारे में आपने सुना होगा। बगैस होता है जब आप शुगर केन से जूस निकाल लेते हैं तो जो बच जाता है, दैट इज बगैस। ऐसे ही आपका जो आपका कोकोनट होता है तो उसके जो हेयर्स होते हैं, कोकोनट हेयर्स हो गए, वो एक तरीके का एनवायरमेंटल या ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। ये सारे जो वेस्ट हैं, इन वेस्ट के अंदर कार्बन कंपोनेंट तो है ही। अब बस आपको करना क्या है, पैरालाइसिस लगा दीजिए और बायोचार बना लीजिए। बायोचार एक बार बन जाएगा तो अच्छा खासा आपके पास एक सॉलिड मटेरियल जैसा होगा जिसके अंदर कार्बन है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो आपको इंक्रीज करना है, तो आपको इसमें से गैसेज की स्ट्रीम्स को पास करना पड़ेगा जिससे इसमें पोर्स बन जाए, एक फिल्टर की तरह काम करने लग जाए और ये एक्टिवेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को एक्टिवेट करना बोला जाता है कि कार्बन को आपने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सारे के सारे करेक्ट है इसमें। देखिए स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों ही करेक्ट है इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। अब यहां पर जो ये 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं, साइंस टेक में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं और भी सब्जेक्ट में, ये इस पेपर की कट ऑफ को गिरा देंगे। इतना बड़ा जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ने में 2 मिनट या 1 मिनट तो आसानी से लग जाती है। अब उसके बाद ऑप्शंस को देखिए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बोथ देम एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, one is explaining statement 1, only one statement 2 और 3 is correct, one and that is explaining statement 1, neither तो इतना ज्यादा टफ हो गया, इतना ज्यादा पढ़ने के लिए हो गया कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर गलत हो जाते हैं और यही वो क्वेश्चन है कट ऑफ को गिराएंगे। बात आप मान के रखिए, एक्चुअल पेपर में इन क्वेश्चनों में हालत खराब हो जाती है, भले ही रियल टाइम में ये करने में आसानी हो। ठीक, तो यहाँ पूछा गया आपसे क्या, तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट जो है एनवायरमेंटल वेस्ट है, जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने कोकोनट हस्क और इन सब की हेयर्स की बात कर रहा हूँ, या फिर आपका शुगर केन का बगैस हो गया, उसके ऊपर आप क्या लगा दीजिए, पायरोलाइसिस लगा दीजिए। पायरोलाइसिस का मतलब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, एज अ रिजल्टेंट दैट ऑर्गेनिक वेस्ट विल कन्वर्ट इनटू द बायो चार और इन दी बायो क्रूड ऑयल और इन दी सिन गैस, दैट डिपेंड ऑन दी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, कितना आप इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपने टेम्परेचर 500 के आसपास रखा हुआ है तो बायोचार बनेगा, ये रहा आपके साथ। अब इसको आपको एक्टिवेशन करना है तो इसके अंदर से आपको क्या करना होगा, इसमें से आपको फ्लो कराना होगा गैसियस स्ट्रीम, कार्बन डाइऑक्साइड का जनरली किया जाता है, जिससे इसमें पोर्स बन जाए। पोर बन गया तो लेयर बाय लेयर इसे रख लीजिए, जैसे आप रखोगे तो इस तरीके का मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। ये रहा मटेरियल, ये आप ध्यान से देखिए इसको, ये वाला जो पार्ट है इसे ध्यान से देखिए। एक हाई सरफेस एरिया पोरस मटेरियल आपके सामने। अब इसमें से कोई भी एफ्लुएंट जब मूव करेगा वाटर वाला, तो एज अ रिजल्टेंट व्हाट विल हैपन, जो भी हैवी मेटल्स हैं वो यहाँ फंस जाएंगे या चिपक जाएंगे या रह जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड यस बोथ आर एक्सप्लेनिंग वन। एक्सप्लेनिंग वन का मतलब एक्टिवेटेड कार्बन का काम क्या होता है, वाटर को ट्रीट करना। वो क्यों कर पाता है, क्योंकि उसका हाई सरफेस एरिया होता है, पोरस होता है नेचर में। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया, तभी वो एब्जॉर्ब कर पाता है हेवी मेटल्स को। और स्टेटमेंट 3 कैसे करेक्ट हो गया, क्योंकि आप उसे बनाते किससे, ऑर्गेनिक वेस्ट से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 10वें का ए। चलिए आगे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन, हाईली इंटर रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन को इंटर रिलेशन कहां पे देखने को मिल रहा है, ज्योग्राफी, साइंस और एनवायरमेंट। देखते हैं तीनों स्टेटमेंट को। बड़ा क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट 1, scientific studies suggest that a shift is taking place in the earth rotation and axis। तो आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लास वगैरह में, तो आप साइंस का अगर आपको आइडिया है तो आप देखोगे कि बहुत सारी न्यूज़ लास्ट ईयर से चल रही थी। नासा ने भी रिसर्च की, नेचर जो पेपर होता है, नेचर का पेपर, उस जर्नल के उसके अंदर भी जर्नल निकला कि अर्थ का जो रोटेटरी एक्सिस है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर। तो बिल्कुल साइंटिफिक स्टडीज ये बिल्कुल सजेस्ट कर रही हैं कि जो अर्थ का रोटेशन है और उसका जो एक्सिस है वो अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है। ज्योग्राफी के अंदर भी आपको पढ़ाया जाता है ये चीज। उसके बाद स्टेटमेंट 2, ये उन्होंने आपसे पूछ लिया स्टेलर फिजिक्स। लास्ट ईयर सोलर मैक्सिमा था, मैं अपनी सारी क्लासों में बार बार बोल रहा हूं, लास्ट ईयर वाज सोलर मैक्सिमा। तो सोलर फ्लेयर वगैरह से क्वेश्चन आना ही था, वो क्वेश्चन आपके सामने है। सोलर फ्लेयर और उसके साथ एसोसिएट क्या होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन। सोलर फ्लेयर का मतलब क्या होता है, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ सन। और उसके साथ क्या निकलता है, बिलियन टन ऑफ प्लाज्मा, उसे बोला जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। तो जब ये बॉम्बार्डमेंट होता है तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है और कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ा कर देता है इन द फॉर्म ऑफ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। उसके बाद अगला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 को देखा जाए तो एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड द इक्वेटर। ये अभी रिसेंट रिसर्च है, लास्ट ईयर की नेचर के
जर्नल में ये पेपर निकला था, वहां पे उन्होंने बताया बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, हमारे वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो नॉर्थ और सदर्न आइस है वो मेल्ट होने के बाद इक्वेटर की तरफ मूव कर रही है, और जिसकी वजह से क्या होगा, इक्वेटर पर और बल्जिंग हो जाएगी, और धीरे धीरे अर्थ कैसी हो जाएगी, चपटी होती चली जाएगी। उसकी वजह से व्हाट विल हैपन, जो एक्सिस है रोटेशन का वो शिफ्ट होने लग जाएगा। तो आप जब इन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो स्टेटमेंट 3 वो तो कनेक्टेड हो जाता है स्टेटमेंट 1 के साथ, पर जो स्टेटमेंट 2 है वो वैसे तो ठीक है अपने आप में, लेकिन उसका कनेक्शन कोई सीधा-सीधा नहीं है अर्थ के रोटेशन और एक्सिस के साथ। पूछा गया वही आपसे कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक ठीक है, दोनों ठीक है, उनमें से एक एक्सप्लेन कर रहा है, या एक ही ठीक है वही एक्सप्लेन कर रहा है, या कोई भी ठीक नहीं है। इसके अंदर हमें साफ-साफ क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट आपको एक्सप्लेन केवल एक ही कर रहा है, जो कि तीसरा स्टेटमेंट। इस केस के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या था, देखिए, both statement second and third are correct but only one of them explain statement 1। आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी हो रहा है फ्रॉम द सन सरफेस, दैट इज नोन एज द सोलर फ्लेयर, दैट इज अ टाइप ऑफ सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म के 3 टाइप्स होते हैं, रेडिएशन स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन। तो ये रहा फ्लेयर, और ये हो रहा है फ्लेयर के साथ क्या, बिलियन टन ऑफ प्लाज्मा मूव कर रहा है टुवर्ड द अर्थ। ठीक है, और यहां पर है क्लाइमेट चेंज हैज सोड द अर्थ रोटेशन एंड कुड अफेक्ट हाउ द कीप टाइम। यहां पर नासा की स्टडी हो गई या फिर आपका नेचर की स्टडी होगी, उन सब में ये साफ साफ बता रखा है। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक साइंस और जनरल ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग है, इन्वायरमेंट आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना तो टफ कैटेगरी के अंदर आएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या पूछ रिलेटेड क्वेश्चन टफ कैटेगरी के अंदर रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये 10वें के बाद मैंने, देखिए पहले मैंने 10वां क्वेश्चन किया था, 10वें के बाद सीधा मैं किस पे आ गया, 13वें क्वेश्चन पे, यानी मैं बी सेट के 13 क्वेश्चन को अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं करने जा रहा हूं बी सेट का ही 16वां क्वेश्चन इन्वायरमेंट सेक्शन के अंदर, लेकिन मैं इसे टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूं, क्योंकि जब हम एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर हम वो सारी टेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं जिसकी वजह से हम एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम पर क्लीन भी कर सके एनवायरनमेंट को, एंड कार्बन रिमूवल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर इज पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, इन्वायरमेंट में भी पढ़ा सकते हैं उसको, लेकिन मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कवर करता हूं सारे की सारी टेक्निक को। देखिए, जब भी आप क्यों करता हूं मैं, थर्मल पावर प्लांट को मैं पढ़ाता हूं कन्वेंशनल एनर्जी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी में, यानी आप क्या कर रहे हो, कोल को बर्न कर रहे हो। जब भी थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्न होता है तो उससे क्या रिलीज होती है, फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, बहुत सारा। पार्टिकुलेट मैटर को क्लीन करने के लिए वी हैव टू यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, उसका यूज किया जाता है, वो मैं वही बताता हूं। सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए व्हाट वी आर यूजिंग, सिलेक्टिव कैटलिस्ट फिल्टर का यूज करते हैं, या लाइमस्टोन का लाइम वाटर का स्प्रे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों का यूज होता है। और उसके बाद जो कार्बन है उसे कैप्चर करने के लिए हम लगाते हैं सीसीयूएस टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। उसी का एक एग्जांपल है यहाँ पर डायरेक्ट एयर कैप्चर। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें क्लास के अंदर और नोट्स में आपको कराई जाती हैं, जैसे कि मिनरलाइजेशन करना, एनहेंस वेदरिंग हो गया, ओशियन फर्टिगेशन हो गया, और भी कई सारी चीजें। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट एयर कैप्चर। डायरेक्ट एयर कैप्चर का मतलब होता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर यू आर गोइंग टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इसलिए ज्यादा न्यूज में, और ये ज्यादा हमें पढ़ाने में हमें पढ़ाना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि रिसेंटली आइसलैंड, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन ओरसा, उसका नाम है कार्बा फिक्स। उसके अंदर डायरेक्ट एयर कैप्चर ही किया जा रहा है। तो डायरेक्ट एयर को कैप्चर किया जाता है, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट एयर कैप्चर करने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना, कैप्चर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना और उसको सिक्वेस्ट कर देना, वो सारी चीजें की जाती है। और कई सारी जगह पर तो उसका यूटिलाइजेशन भी किया जाता है। सबसे पहले, इट्स अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग। अभी देखते हैं क्या चाहिए ये। इन एविएशन, it can be source of carbon for combining with the hydrogen to create synthetic low carbon fuel। इसे भी देखते हैं यहां पर हम किस चीज की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सारे स्टेटमेंट ठीक है। वैसे चलिए, यहां क्या हो रहा है, डायरेक्ट एयर को कैप्चर किया जा रहा है, उसके बाद लगाया जा रहा है, या तो फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, तो उसमें आप क्रायोजेनिक्स भी लगा सकते हैं, मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन भी लगा सकते हैं, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सारी चीजें में से कोई ना कोई टेक्निक यहां पर लगा के आप, मेनली यहां पर क्रायोजेनिक बेस्ड फिल्ट्रेशन किया जाता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर आप गैसेज को सेपरेट करते हैं। तो आपने CO2 को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, और उसके बाद आपने CO2 को स्टोर कर लिया, सिक्वेस्ट कर लिया।
अब स्टोर करने के बाद इसके यूटिलाइजेशन भी तो हो सकते हैं, इसके यूजेज भी हो सकते हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। ये वाली न्यूज है, तो कार्बाफिक्स प्रोजेक्ट है आपका ओरका का, जो कि आइसलैंड के अंदर है। वहां पर ये सब डायरेक्ट एयर कैप्चर करने वाले प्लांट है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये पूरा का पूरा प्लांट है जिसमें क्या है, आपका डायरेक्ट एयर को कैप्चर किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को भेजा जा रहा है कहां पर, आइसलैंड के नीचे। जो आपका आपका जो टेरेस्ट्रियल क्रस्ट है उसमें क्या है, बसाल्टिक रॉक, क्योंकि वॉल्केनिक रीजन है तो बसाल्ट काफी है, तो बसाल्टिक रॉक के अंदर कार्बन को इंसर्ट किया जाता है। और ऐसा करने से क्या हो जाता है, बसाल्ट रॉक के अंदर अवेलेबल जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उन सब के साथ क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो उसका क्या होगा, परमानेंटली स्टोरेज। लेकिन अगर आप परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहे तो कई सारे यूजेस किए जा सकते हैं ना। यूजेस क्या क्या किए जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी, यानी ऑयल वेल में पंप कर दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरी तरफ से, कि आपको ज्यादा एक्सट्रैक्शन देखने को मिलेगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करा सकते हो H2 के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उससे एथेनॉल बना लीजिए, मेथेनॉल बना लीजिए, सिंथेटिक फ्यूल बना लीजिए। एक ऑप्शन आपका इसलिए ठीक हो गया। प्लास्टिक का प्रोडक्शन करना है, उसके अंदर वी नीड हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे भी रोल प्ले कर सकता है। फूड इंडस्ट्री के अंदर जो बेवरेज इंडस्ट्री है, जहां पर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाते हो, उन सब में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा, एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि क्या हम एविएशन के लिए सिंथेटिक फ्यूल बना सकते हैं। बिल्कुल, मेथेनॉल, एथेनॉल, इस तरीके की चीजों को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेज है। क्या आप फूड प्रोसेसिंग में उसका यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्शन में बिल्कुल कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने में, प्लास्टिक प्रोडक्शन में उसका यूजेज किया जा सकता है। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक तरीका तो ये है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 60। आगे चलते हैं। 54, 54 स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछा। हालांकि स्पेस टेक्नोलॉजी से पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, अभी थोड़ा सा कम हो गए। पूछा गया आपसे जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, इसे शॉर्ट में बोलते हैं गगन। ऐसे ने बोला जाता है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम, SBAS, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम। ओनली 4 एजेंसीज है, यूएस के पास है, जापान के पास है, यूरोपियन एजेंसी जो स्पेस एजेंसी उसके पास, और फोर्थ है उसका नाम है इसरो। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओनली 4 ही ऐसी एजेंसीज हैं, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा एंड इसरो, जिन्होंने सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम बनाया। इसका मतलब क्या है, देख लीजिए। इसका मतलब कि जो एरोप्लेन हो गया आपका, उसको ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से भी मदद मिल रही होगी, रडार से, और ऊपर से आपका जीपीएस सैटेलाइट, और उसके साथ में आपकी जो स्टेशनरी जो इंडिया की सैटेलाइट है उनकी मदद मिल रही होगी। इसका मतलब एक प्लेन है, उसको ग्राउंड से भी सपोर्ट है, अबव से भी सपोर्ट है। इसका मतलब होगा क्या, इससे सिविल एविएशन के अंदर इंटीग्रिटी आएगी, एक्यूरेसी आएगी, बेटर सिविल एविएशन देखने को हमें मिलेगा। और केवल सिविल एविएशन ही नहीं, मरीन टाइम जो आपका नेविगेशन है वो बेटर हो जाएगा इस तरीके से। ट्रांसपोर्टेशन को आप बेटर कर सकते हो इस तरीके से। ग्राउंड बेस्ड सिस्टम प्लस स्पेस बेस्ड सिस्टम, दोनों का आप यूटिलाइजेशन एक साथ यहां पर कर रहे हैं। तो ये हम सीधा सीधा क्लास के अंदर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पेस सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो दोनों का प्रोजेक्ट है। और इसका काम क्या है, एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को बढ़ाना इन सिविल एविएशन, एयर ट्रैफिक को मैनेज करना। इसके अलावा के और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं मरीन टाइम के अंदर, हाईवे पर, रेल में, पब्लिक सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, कहाँ नहीं किया जा सकता। आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूजेज है ना, सैटेलाइट टेक के अंदर आप देख लीजिए उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, वो सारे यूजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जीपीएस का यूज नेविगेशन सैटेलाइट्स में होता है, तो नेविगेशन सैटेलाइट्स के जो जो यूजेस होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। जो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो उसके जो एप्लीकेशन है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। रडार आपको ग्राउंड पे पोजीशनिंग बता सकता है, वो वाले एप्लीकेशन भी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये आप सीमित मत करिए इसको केवल सिविल एविएशन, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, समझ होगी वही इसे कर पाएगा। तो यहां पर आपसे पूछा गया, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी। बिल्कुल, पहले तो केवल रडार बेसिस पर लैंडिंग और टेक ऑफ होता था, बेटर बना दिया हमने इसके साथ। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म और हाई क्वालिटी ऑफ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन द एविएशन बट नॉट इन द अदर, ये यहां पर गलत हो गया। आपको एविएशन के अलावा और भी कई सारे मदद मिलेगी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 1 एंड 2, यानी 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं। 55, आईसीटी आईआर 4.0। आपसे पूछा गया करंट अफेयर का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है, जो अभी फैब के अंदर समिट हुई थी। देखिए, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, जो साइंस टेक को जब क्लास में पढ़ाना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है टीचर के लिए, और एक्सपीरियंस को ये जानना जरूरी है कि स्टैटिक पोर्शन अगर करा दिया, अगर एआई आप पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब एआई से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, जो बड़े इनिशिएटिव्स हैं, या फिर इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, उन्हें कराइए। तो मैं क्लास के अंदर जीपीएआई
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, या फिर जो ब्लेसलेट डिक्लेरेशन चालू हुआ था 2023 ऑनवर्ड, उसके बाद साउथ कोरिया के अंदर समिट हुई, उसके बाद आपकी जो फ्रांस में समिट हुई, सभी को हम कराते हैं क्लास के अंदर। तो आपसे वही पूछ लिया कि जो फेब 2025 में एआई एक्शन समिट हुई इन फ्रांस, क्या उसको इंडिया ने चेयर किया? बिल्कुल, इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसको को चेयर किया था। ये इवेंट 2023 में जो पहली समिट हुई थी, एआई सेफ्टी समिट इन यूके, उसके बाद 2024 में सेकंड समिट हुई जो कि सियोल में हुई, साउथ कोरिया, उसके बाद ये तीसरी समिट थी। और प्रॉब्लम इस समिट में क्या रही थी? यूएस और यूके ने इसके अंदर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एआई पर साइन करने से मना कर दिया। क्यों? उन्हें लगा कि दैट डॉक्यूमेंट इज बाइंडिंग इन नेचर, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं फ्रीडम, हमारी कंपनीज को जो आजादी है इनोवेट करने की, वो इनोवेट करने वाली आजादी ना छिन जाए। ऑल्दो चाइना, फ्रांस, इंडिया और बहुत सारी कंट्रियों ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया, एंड दैट इज व्हाट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। इसका मतलब एआई शुड बी रेस्पॉन्सिबल, डीप फेक्स वगैरह चीजें ज्यादा ना बने। एआई शुड बी सस्टेनेबल, इसका मतलब एआई जो एनर्जी यूज करती है, दैट एनर्जी शुड कम फ्रॉम दी नॉन फॉसिल सोर्स और सस्टेनेबल सोर्स। ठीक है, उसको बता रहा था। इंक्लूसिव का मतलब सबके बारे में हो, केवल जो रिच है उनके लिए नहीं, केवल जो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है उनके लिए नहीं। एआई की जो एप्लीकेशन है वो इंक्लूसिव बाय नेचर होने चाहिए। तो इस तरीके के कुछ एग्रीमेंट्स थे बाइंडिंग, जिसको इंडिया ने साइन किया, चाइना और बहुत सारे देशों ने साइन किया। अराउंड 50 टू 60 कंट्रीज थे, लेकिन यूके और यूएस इससे बाहर रहे। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा 55 का? आंसर आपका हो जाएगा ए। ये हमारे क्लास के नोट्स हैं, क्लास के नोट्स में सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये फ्रांस के अंदर हुई और इसको यूएस और यूके ने डिक्लाइन कर दिया। इन नोट से डायरेक्ट हमें कुछ देखने को मिला, करंट अफेयर का सीधा इस पर इन्फ्लुएंस है। मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ नोट्स को, क्योंकि मैं नोट्स के अंदर स्टैटिक के साथ ही करंट और कंटेम्प्रेरी अफेयर को साथ में ही जोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 मटेरियल साइंस है, और आप, मैं अपने क्लास के स्टूडेंट से या कभी आपको मौका मिले किसी से बात करने का, तो उनसे पूछेगा कितना मैंने बोला उनसे क्रिटिकल मिनरल को अच्छे से पढ़ना है। क्रिटिकल मिनरल को अच्छे से पढ़ना है, कारण क्या है? क्रिटिकल मिनरल का पार्ट ही रेयर अर्थ एलिमेंट है, क्योंकि उसके अंदर वी हैव 30 मिनरल अकॉर्डिंग टू इंडिया क्रिटिकल मिनरल लिस्ट, जो कि 2023 में रिलीज की गई थी। रेयर अर्थ एलिमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जब भी रेयर अर्थ एलिमेंट की बात होती है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, दे आर दी क्रिटिकल, वो इतने इंपॉर्टेंट है उसकी वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लैपटॉप्स, मोबाइल डिस्प्ले, हेल्थ केयर के इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें उनसे बनती है। इसीलिए वो क्रिटिकल है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी में मिनरल्स वगैरह आप पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप क्रिटिकल मिनरल्स को पढ़ते हैं तो इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज इन द टेक साइड। वहां पर आप मटेरियल साइंस के अंदर मैं इनको कवर कराता हूं, रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल एलिमेंट्स, और इनको डिस्कस किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे सबसे पहला ये रहा, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर। का मतलब एलसीडी, एलईडी, क्वांटम एलईडी, ओएलईडी, इन सभी के बारे में बातचीत हो रही है। फ्लैट स्क्रीन का मतलब इन स्क्रीन की, डिस्प्ले स्क्रीन की बात हो रही है। उसके बाद आपसे पूछा गया सम रेयर एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले समझिए ये मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है ल्यूमिनेसेंस, चमकने वाला। सबसे पहले फॉस्फोरस के बारे में पता चला था, फॉस्फोरस नाइट में ग्लो होता था, तो फॉस्फोरस को कैसा बोलने लगे? फॉस्फोरस तो ल्यूमिनेसेंस है, चमक देता है। इसका मतलब जो भी फिर एलिमेंट आगे चल के चमक दिखाने लग गए, इसका मतलब ये हुआ कि whenever a light or energy fall on these material, they will absorb, then they again will re-emit it। तो जब re-emit करेंगे तो वो साइन करेंगे, और जब वो साइन करेंगे तो उनके एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में देखने को मिल जाएंगे, और वहीं से ये नाम भी चलाता है, फॉस्फोरेसेंट, ल्यूमिनेसेंस करने वाले। ठीक है, तो आंसर तो इसका ए हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और सेकंड वाला ही फर्स्ट को बता रहा है, क्योंकि दे हैव ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, दे हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी एज अ रिजल्टेंट, वी यूज देम इन द डिस्प्ले। ठीक है, बाकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके? कैडमियम और यूट्रियम, इसके अलावा जो लेंथेनॉइड्स होते हैं 57 टू 71, जिसके अंदर वी है, हियर वी हैव अ लाइटर एंड हियर वी हैव अ हेवियर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसके बारे में ऑलरेडी हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं, और एक आसान सा क्वेश्चन कैटेगरी में ये रखा जाएगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटर होती है, स्पेसिफिक होती है, यूनिक होती है, उनके पास ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी यानी कि चमक होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एडवांस होती हैं। एज ए रिजल्टेंट उनका एप्लीकेशन कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉनिक्स में है, डिफेंस एरोस्पेस में, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेक्टर,
मेडिकल इमेजिंग और इन सारी जगह। तो आंसर क्या हो जाएगा 61 का ए। 62 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही कम्युनिकेशन वाला पार्ट। आपसे पूछा गया इंडियन रेलवे हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। देखिए जब भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, ज्यादातर वो सही रखते हैं उसे, गलत रखते हैं तो बहुत दूर का गलत रखते हैं। लेकिन अगर पास का गलत रखा है तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उस स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है पढ़ने की। जैसे ही आप इसके थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, कवच सिस्टम कंसिस्ट आरएफआईडी टैग फिटेड ऑन द ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। का मतलब क्या है? दो स्टेशन जो है उनके बीच में जो ट्रैक है, उस ट्रैक पर लगे हुए हैं आरएफआईडी टैग्स, यानी रीडर लगे होंगे। और जब इस पे से ट्रेन मूव करेगी तो ट्रेन के पास क्या लगे होंगे? आरएफआईडी टैग्स होंगे उसके पास। तो टैग और रीडर जब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये पता लग जाएगा दोनों स्टेशनों के बीच में कि आखिर ट्रेन कहां पर है। और कवच जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर वी आर यूजिंग आरएफआईडी, वी आर यूजिंग जीपीएस, वी आर यूजिंग वेरियस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वो क्या करती है? जब आमने सामने रेल होंगी, ट्रेन होंगी, तो उनको कोलाइड होने से रोकने का काम करती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। तो जैसे थर्ड ठीक हो गया और यहां पर पूछा क्या गया है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब थर्ड तो करेक्ट है, तो थर्ड करेक्ट है तो आप उन्हें एलिमिनेट करोगे और आपका आंसर सीधा सीधा ही निकल के आ जाएगा। तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता ये क्या था। बाकी मैं आपको बता दूं, जो नेशनल रेल प्लान था उसका जो एंड ईयर है दैट इज 2030। क्या है ये? फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज दैट इज 2030। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि जर्मनी का कोई इंवॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज इंडिजीनियस सिस्टम जो डेवलप किया गया है रेलवे के कोलिजन को रोकने के। तो यहां पर क्या है, जो रेलवे हैं आपकी, जो ट्रेन हैं, दे आर यूजिंग दी रेडियो सिग्नल्स, दे आर यूजिंग दी जीपीएस सिग्नल्स, दे आर यूजिंग दी आरएफआईडी कम्युनिकेशन। और उस सबको नेशनल रेल प्लान विजन 2030 के अंदर रखा गया और उसका काम क्या है? ट्रेन को रोकना कोलाइड होने से। ठीक है, आरएफआईडी देखिए ये लगा हुआ है, आरएफआईडी टैग लगा हुआ है और रास्ते में क्या लगे हुए हैं? ये आरएफआईडी, आरएफआईडी रीडर तो लगा होता है ट्रेन पर, और आरएफआईडी जो टैग होते हैं वो लगे होते हैं स्टेशन के बीच में, जो ट्रैक होता है उस पर लगे हैं। ठीक है, तो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी को हम डिटेल में पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में। और आरएफआईडी जब आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ टैग एंड रीडर। आइडेंटिफिकेशन करना टैग का रीडर के द्वारा। तो यहाँ पर ट्रेन का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कहां तक पहुंची है ट्रेन आपकी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 62 का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, दैट्स व्हाई आंसर इज 63। स्पेस टेक्नोलॉजी पूछा गया आपसे कि स्पेस मिशन को देखिए, एक्जियोम 4, स्पेस डेक्स एंड गगनयान। सबसे पहले तो ये सारे मिशन एक दूसरे से मिले हुए हैं। सबसे पहला मिशन क्या था? गगनयान। अब गगनयान को अगर हमें भेजना है तो डॉकिंग और अनडॉकिंग करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमने किसको भेजा? स्पेसडेक्स को भेजा। और गगनयान में जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनकी ट्रेनिंग भी चाहिए, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? एक्सियोम 4। ठीक है ना। अब गगनयान जाके करेगा क्या? गगनयान माइक्रोग्रेविटी रिसर्च करेगा रिलेटेड टू बायोलॉजी, के हाउ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर फंक्शनिंग इन द माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट। गगनयान में जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे दे विल डू ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट। ऐसा ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होता है। कई सारे मिनरल से रिलेटेड, मटेरियल साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो गगनयान वो करेगा। तो गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग किसमें होगी? एक्सियोम 4 प्रोग्राम के थ्रू हो रही है इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि नासा का है, विद हेल्प ऑफ स्पेस एक्स। वो भी क्या करेंगे? वहां जाके माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करेंगे। और स्पेस डेक्स का सीधा सीधा फ्यूचर में सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि स्पेस डेक्स जैसे जो ऑपरेशंस होते हैं, जो मिशन होते हैं, उनका काम होता है डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। तो फ्यूचर में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा या इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा, उन सब में इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स वगैरह माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। तो यहां आपसे पूछा गया एनकरेज और सपोर्ट दोनों। अगर सीधा सीधा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर द माइक्रोग्रेविटी, तो स्पेस डेक्स गलत हो जाता और आपका सीधा सीधा एक्जियोम और गगनयान हो जाता। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा? ध्यान से देखिए, एग्जामिनर ने आपसे पूछा एनकरेज एंड सपोर्ट, यानी वो एनकरेज करता है, फ्यूचरिस्टिक है वो पूरा का पूरा, सपोर्ट करता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल मिशंस आर डूइंग दिस, और इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा 63 का डी। ये आपका स्पेस एक्स है, जो कि लास्ट ईयर ईयर एंड होने पर 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। गगनयान फ्यूचर में जाएगा और एक्जियोम अभी मई के अंदर हमें को मिल रहा है। ठीक है ना। तो गगनयान मिशन, ये सब हम क्लास के मैं आपके सामने स्लाइड रखा हूं, जहां पर हम एक्जियोम 4
और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स स्पेशल बैच के अंदर इसे पढ़ाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका सी। यहाँ पर आपको जो इंडियन मैन देखने को मिल रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ द क्रू मेंबर ऑफ गगनयान, जिनका नाम है आपका शुभांशु मिश्रा, जो कि एक्सियोम 4 जो मिशन है उसके पायलट होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लेके जाएँगे किसे? वो लेके जाएँगे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल को, और वो डॉक हो जाएगा विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और वहाँ पर वो ट्रेन करेंगे अपने आप को, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 डिफेंस टेक का। पिछली बार पूछ लिया फाइटर प्लेन के ऊपर, इस बार पूछ लिया मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कैरियर जो होते हैं, जो मिलिट्री के कार्गो व्हीकल्स होते हैं, जो बहुत सारा वेट कैरी करके ले जाते हैं, और जो रिकॉन्सेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग वाले जो प्लेन्स होते हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहां आपसे पूछा डोर्नियर, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का इंडिया का मरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, नेवी यूज करती है रिकॉन्सेंस के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए अराउंड द कोस्टल एरिया का यूज होता है। ठीक है, IL-76 रशिया का है, इंडियन एयरफोर्स ने लिया हुआ है, और इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स को, हैवी व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। C-17 ग्लोब मास्टर यूएसए का है, इंडियन एयरफोर्स इसे यूज करती है फॉर द सेम ऑपरेशंस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कैरियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पूछा गया आपसे कितने करेक्टली मैच्ड हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड, इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी। 64 का आंसर क्या रहेगा? बी। ये है आपका डोर्नियर 228, एंड ये जो है वो आपका रशिया एंड यूएसए के हैवी लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कैरियर है, जिसको इंडिया आज के टाइम पर यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा आरएस टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, तरह क्वेश्चन जनरली यूपीएससी नहीं पूछती थी, लेकिन ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जब आप रेन पढ़ते हैं तो वहां पर आपको आइडिया लगता है कि व्हाट इज द, कैसे रेन होती है, न्यूक्लिक फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरीके से रेन ड्रॉपलेट बनती हैं, लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री का एस्पेक्ट भी इसमें आ जाता है, तो इंटर रिलेटेड की कैटेगरी में मैंने आपको रखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कई जगह मिल जाएगा। एयर पॉल्यूशन इज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन की समस्या को टैकल करने के लिए क्या सजेशन दिया जाता है कि आर्टिफिशियल क्या कराइए, रेन कराइए। आर्टिफिशियल रेन कराने का मतलब आपको ड्रॉपलेट्स बनानी है जिससे रेन हो, और उसके लिए व्हाट वी यूज, सिल्वर आयोडीन और पोटेशियम आयोडीन। तो इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यस यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट द केमिस्ट्री, और वो केमिस्ट्री का आइडिया क्या रहेगा कि जब आप सिल्वर आयोडीन और पोटेशियम आयोडीन को देखेंगे तो बाय नेचर दे आर क्रिस्टलाइन, हेक्सागोनल लैटिस देखने को मिलती है सिल्वर आयोडीन की, इसलिए सबसे बेस्ट जो मॉलिक्यूल है वो तो यही है। उसके बाद पोटेशियम आयोडीन है। तो ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ये जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को स्प्रे किया जाता है क्लाउड्स में, तो उससे क्या होता है, इसके अराउंड वाटर ड्रॉपलेट बनने लग जाती है, जो कि रेन की रूप में हमें देखने को मिल सकती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्लाउड सीडिंग प्रोसेस। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है, दैट केमिस्ट्री इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, सिल्वर आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडीन। ये दोनों ही क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर हमें देखने को मिलता है क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर इजीली ड्रॉप बन जाते हैं। क्योंकि ड्रॉप का भी स्ट्रक्चर कैसा होता है बाय नेचर, क्रिस्टलाइन होता है, क्योंकि जब कंडेंस जो जमी हुई फॉर्म में होते हैं, फ्रोजन फॉर्म में, तो वैसा सही होता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिल्वर आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडीन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का, इसका मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इंटर रिलेटेड जो क्वेश्चन है, 20वां जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सेट बी का 99 मटेरियल साइंस और मिनरल जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कंट्री एक तरफ आपके सामने रखा गया, रिसोर्स बोस्टवाना डेफिनेटली डायमंड होता है, चिले के अंदर लिथियम होता है, इंडोनेशिया में आपका निकल होता है। क्या मैच है? सारे मैच है। लेकिन देखिए इसको, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये लिस्ट आपके सामने जारी करी थी इन जून 2023, जहां पर आपके सामने 30 क्रिटिकल मिनरल, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, क्रिटिकल मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट। लिथियम इज वन ऑफ देम, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज के कैथोड बनते हैं। कोबाल्ट इज वन ऑफ देम, अगेन बैटरीज में यूज होता है। निकल इज वन ऑफ देम, बैटरीज के अंदर यूज होता है। टाइटेनियम के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना? ये सारे के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट जिसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन आया और पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी,
मेडिकल साइंस, इन सभी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी बनती है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको बनाने वाले ये सारी चीज़ें हैं। द हिंदू ने इसी को लेके एक एडिटोरियल निकाला था लास्ट ईयर सितंबर-अक्टूबर के आसपास। ये चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ और यहाँ पर सीधा-सीधा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला, लिथियम चिले, वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर। उसके बाद निकल, इंडोनेशिया 42.3%। ये मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर किया था, उन्हें जब वो पेपर देख रहे होंगे, उन्हें लगा होगा कि हाँ, तरीके की चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। यस, बोस्टवाना जो दैट जाना जाता है किसके लिए? डायमंड के लिए। तो 99 का जो आंसर होगा दैट विल बी सी। इसी के साथ मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 16+4 यानी 16 साइंस टेक के क्वेश्चन और 4 इंटर रिलेटेड क्वेश्चन विद ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। कल वाली सेशन जो वापस आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का डिटेल सॉल्यूशन। अब आप सभी के माइंड में एक चीज, कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी? देखिए, क्वेश्चन का अगर नेचर देखा जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर को अगर देखा जाए, ये मॉडरेट की कैटेगरी है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट को अगर देखा जाए, ये मॉडरेट हो सकता था, इजी हो सकता, लेकिन इसमें इतने सारे थ्री स्टेटमेंट के क्वेश्चन बना दिए कि ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में चला गया। ज्योग्राफी के कई सारे क्वेश्चन इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी टफ थे। तो इन दोनों सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट 1/3 पेपर आया। का मतलब बहुत बड़ा रोल होगा इनका बच्चों के या तो क्वेश्चन छुड़वाने में या फिर नेगेटिव करवाने में। हिस्ट्री इजी थी इस बार, पॉलिटी कंपैरेटिवली इजी थी, वहां पे बच्चों ने अच्छे स्कोर किया होगा। लेकिन ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इनको जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो बड़ी परेशानी होगी, बहुत सारा नेगेटिव कराए होंगे। ठीक है ना? सेकंड पेपर जो सीसेट वाला है, वो अच्छा खासा टफ आ गया, जैसे कि पहले आया करता था वैसा सही टफ उन्होंने इस बार भी बना दिया। तो अगर देखा जाए सारे पैरामीटर्स को, इस बार जो थ्री स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, साइंस में तो ओनली वन ओनली टू वाले भी कई सारे क्वेश्चन थे, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन जो देखने को मिले, ये पेपर ज्यादा कट ऑफ वाला है ही नहीं। इस तरीके के पेपर्स में भले ही ये बाहर आके सिंपल लगे, लेकिन रियल पेपर में जब स्ट्रेस बनती है तो ये कई सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। अगर आपके मार्क्स 84 से लेके 88 के बीच में, आप इजीली क्रॉस कर जाओ। जनरली जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है दैट इज अराउंड 85, इसके आसपास ही रहेगी, प्लस माइनस 1-2 के आसपास। फिर भी अगर थोड़ा सा बढ़ाएं तो आप थोड़ा सा हायर साइड लीजिए, 84 टू 88 के आसपास। वैसे भी अगर मैं पिन पॉइंट करूं तो 85 के अराउंड, 85.5 आप ऐसे बोल सकते हैं, 85.5 या 6 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जिन बच्चों के भी 80 से ऊपर मार्क्स, वापस सुनिए, जिन बच्चों के 80 से ऊपर मार्क्स हैं, प्लीज एक दिन भी मत वेस्ट करना और अपने मेंस की तैयारी में लग जाना। तैयारी में लग जाना। यू नेवर नो कि क्या यूपीएससी ने सोच रखा है, और जो आपको बहुत सिंपल लग रहा है वो बहुत सारे बच्चों ने गलत कराओ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इसलिए दोज हु आर गेटिंग मोर देन 80 मार्क्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है ना? बाकी की कैटेगरी अपने हिसाब से आइडिया लगा लेना। ओबीसी के लिए थोड़ा उसमें 3 टू 4 मार्क्स कम कर देना, ईडब्ल्यूएस 3 टू 4 मार्क्स कम कर देना, एससी एसटी 5 टू 10 मार्क्स कम कर देना, उस अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है? इफ यू आर गेटिंग मोर देन 80 मार्क्स, लग जाइए। 85 के आसपास आ रहे हैं फिर तो आंख बंद करके लग जाइए। इफ यू हैव 90, 95, 105, 100, 110, तो आप शुरू के टॉप बच्चों में हैं। ठीक है ना? तो ये मेरा एनालिसिस है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक एंड प्लस एग्जामिनेशन के बारे में पॉइंट्स। कल वाले सेक्शन में मैं आपके साथ मिलूंगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ, है ना? तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में अब सोचना नहीं है, तो आगे कर सकते हो उसके बारे में हमें सोचना है। टेक केयर, बाय।